आज हम कृषि में महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर बात करने वाले हैं। जी संयुक्त राष्ट्र ने भी देखिए 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जो महिला किसान हैं उनके योगदान को, उनकी चुनौतियों को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए कुछ ठोस जानकारी भी है, जैसे रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP इंडिया, इनके सेमिनार्स हुए थे। अच्छा। हाँ, तो वहां से कुछ जरूरी बातें पता चली हैं। और साथ ही असम में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इनएक्ट। हाँ, उसके भी कुछ जमीनी अनुभव है। तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरफ से जानकारी है। जी हाँ, इनसे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भाई महिला किसान खाद्य सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है और असल में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए फिर इन्हीं स्रोतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि क्या कोशिशें हो रही हैं और कहाँ शायद और ध्यान देने की जरूरत है। जरूर। शुरुआत कुछ आंकड़ों से करें। जी। सुना है दुनिया का लगभग आधा खाना महिलाएं उगाती हैं। आधा। और विकासशील देशों में तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा, मतलब 60 से 80% तक भी है। बाप रे, 60 से 80%? जी। और अगर हम खास तौर पर दक्षिण एशिया को देखें तो यहाँ 39% कृषि मजदूर महिलाएं हैं। और भारत में तो ये आंकड़ा करीब 80% है। मतलब जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनमें से 80% खेती से जुड़ी हैं। 80%? ये तो बहुत ही ज्यादा है ना? लेकिन चौंकाने वाली बात या कहें कि विरोधाभास ये है कि इतने बड़े योगदान के बाद भी भारत में जमीन की मालिक कितनी महिलाएं हैं? बहुत कम। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। कितना कम? सरकारी आंकड़े कहते हैं करीब 14%, लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो तो इसे और भी कम, सिर्फ 8.3% बताता है। ओह, मतलब 80% महिलाएं खेती में लगी हैं, पर मालिक सिर्फ 14% या शायद 8% ही। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो रीढ़ की हड्डी तो है, पर जमीन पर उनका अधिकार नहीं है। तो अधिकार नहीं मतलब शक्ति नहीं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं, है ना? वही बात है। और इसका सीधा असर पड़ता है, जमीन नहीं तो बैंक से लोन लेने में बहुत मुश्किल। जाहिर है, गारंटी क्या देंगी? सही। तो वो जरूरी निवेश नहीं कर पाती। फिर चाहे वो बेहतर बीज हो, कोई मशीन हो, या आजकल जैसे मोबाइल फोन से खेती की सलाह मिलती है। हाँ, वो सब भी। हाँ, वो सब उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। तो उनकी अपनी कमाई तो प्रभावित होती ही है, देश की कृषि उत्पादकता पर भी असर पड़ता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी रुकावट है। पर सरकार कुछ कर रही होगी इसके लिए, कुछ योजनाएं वगैरह? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, फिर एक कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन है। कृषि यंत्रीकरण मतलब खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना? जी। इन योजनाओं में सब्सिडी पर, कौशल विकास मतलब ट्रेनिंग वगैरह पर जोर है। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसका भी 30% बजट कई राज्यों में महिला किसानों के लिए रखा गया है। तो कागज पर तो चीजें दिख रही हैं। जी। सरकारी प्रयास महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनका जमीनी असर कई बार धीमा होता है, खासकर जब तक वो जो बुनियादी मुद्दा है जमीन का मालिकाना हक वो हल नहीं होता। और अब तो एक और बड़ी चुनौती आ गई है, जलवायु परिवर्तन। हाँ, क्लाइमेट चेंज। इसका क्या असर है महिला किसानों पर? इसका असर उन पर ज्यादा गहरा होता है। एक तो मौसम का भरोसा नहीं, तो फसलें खराब होने का डर, ऊपर से पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब काम बढ़ जाते हैं, जो ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं। बिल्कुल। तो उनका घरेलू काम का बोझ बढ़ता है और वो आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से ज्यादा जोखिम में आ जाती हैं। तो इस जलवायु परिवर्तन वाली चुनौती से निपटने के लिए कुछ हो रहा है जमीन पर? आपने असम के इनएक्ट प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। वो क्लाइमेट स्मार्ट खेती को ही बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे, क्या करते हैं वो? उसमें तकनीक और समुदाय दोनों का इस्तेमाल है। जैसे नगांव जिले के करीब 17 गांवों में 300 से ज्यादा महिला किसानों को उनके साधारण फोन पर ही हर हफ्ते खेती और मौसम की सलाह भेजी जाती है। अच्छा, SMS या कैसे? हाँ, SMS वगैरह से कब बोना है, कौन सी खाद डालनी है, मौसम कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी। और ये जानकारी वो अकेले नहीं बनाते, राज्य सरकार, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, मौसम विभाग सब मिलके तैयार करते हैं। ये तो बढ़िया है। कोई उदाहरण है किसी किसान का जिसको फायदा हुआ हो? जी, जैसे नगांव के रोहा गांव की एक किसान है, निर्मली बोरा हजारिका। वो बता रही थी कि प्रोजेक्ट से उन्हें बाढ़ को झेलने वाली चावल की एक किस्म मिली है,
रंजीत सब 1। रंजीत सब 1। हाँ, इसकी खासियत यह है कि ये कई दिन पानी में डूबे रहने के बाद भी बच जाती है, तो उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी फसल बेहतर होगी। ये तो कमाल की बात है, खासकर असम जैसे बाढ़ वाले इलाके के लिए। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ सलाह या बीज तक ही सीमित नहीं है, वो आजीविका विविधीकरण पर भी काम कर रहे हैं। मतलब खेती के अलावा आय के दूसरे साधन। हाँ, और बाजार तक उनकी पहुंच कैसे बेहतर हो और गांव के स्तर पर ही अच्छे क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज कैसे तैयार किए जाएं, इस पर भी जोर है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सही कहा। तो इन सब बातों से, इन स्रोतों से क्या मुख्य चीजें निकल कर आती हैं, क्या सबक मिलते हैं? देखिए, सबसे अहम बात तो यही है कि नीतियां बनाते वक्त महिला किसानों की जो खास जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखना ही होगा। हमें बेहतर जेंडर स्पेसिफिक डेटा चाहिए। मतलब ऐसे आंकड़े जो साफ साफ बताएं कि महिला किसानों की क्या स्थिति है, उनकी क्या जरूरतें हैं पुरुषों से अलग। बिल्कुल, तभी तो हम उनके लिए सही समाधान बना पाएंगे। चाहे वो खेती के औजार हों या लोन की सुविधा हो, सब कुछ उनकी जरूरत के हिसाब से ढालना होगा। और जो महिलाओं द्वारा चलाई जा रही एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स है, मतलब फसल उगाने से लेकर बेचने तक की पूरी प्रक्रिया, उसको बढ़ावा देना होगा। उनके जो अपने नेटवर्क हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको और मजबूत करना होगा। तो मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2026 सिर्फ एक साल की तरह ना गुजर जाए। ये वाकई एक मौका बने महिला किसानों की भूमिका को सही मायने में पहचानने का, उन्हें समर्थन देने का, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का। बिल्कुल, इससे न सिर्फ वो सशक्त होंगे बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और टिकाऊ विकास सबको बल मिलेगा। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन बातों पर चर्चा की, उनके अलावा हमारे अपने आसपास, अपने लोकल लेवल पर महिला किसानों को आगे बढ़ाने में मदद के लिए और कौन से छोटे या बड़े प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं?